नमस्कार दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ कल वीडियो कंप्लीट पूरा हो नहीं पाया। तो नया नया अनुभव है, थोड़ा सा हो जाती है ऐसी चीज़ें, खैर कोई टेंशन नहीं है। आगे की बात अगर करते हैं, कल हम लोगों ने जो पढ़ा वो संविधान सभा का एक चरण पढ़ा था। उस चरण के अंदर हम लोगों ने बात करी थी पूरी की पूरी कि किस तरीके से संविधान की सभा जो हम लोग गठित करे थे, नेशनल असेंबली, और उसके लिए कितना प्रयास किया। उसमें तिलक जी ने सबसे पहले अपने बारे में बात करी, दादाभाई नौरोजी के बारे में बात करी। उसके बाद में गांधी जी का भी रोल आता है छोटा सा, और एम एन रॉय साहब जो व्यवहारिक रूप से पहली बार बात करते हैं। उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट भी आती है, जवाहरलाल नेहरू जी में कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के लिए मैंने विशेष रूप से आपको कहा है कि वयस्क मताधिकार के आधार के ऊपर संविधान सभा की मांग रखी थी, और उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो इस प्रकार से संविधान सभा के निर्माण के लिए हम लोगों ने प्रयास किया और हम लोग आगे बढ़े। अब मैंने कल आप लोगों से कहा कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव की प्रक्रिया बैठाने के लिए मैंने जो पहले वीडियो डाला उसके अंदर आपने देखा होगा कि संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन आया था, और कैबिनेट मिशन ने एक खाका तैयार करवाया था। भारतीय नेताओं से आग्रह किया था कि इस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो भारतीय लोगों ने इसको स्वीकार किया, और उसकी छोटी सी जानकारी एक बार वापस दे देता हूँ, जैसे मैंने बता दी थी आप लोगों को, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो संविधान सभा का जो निर्माण किया उसके लिए 389 सदस्यों के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले बात करी थी कि संविधान सभा के 389 सदस्यों को हम लोग संविधान सभा के सदस्य बनाएंगे। उसमें से 296 सदस्य ये तो निर्वाचित हुए थे और 93 सदस्य मनोनीत हुए थे। इस तरीके से संविधान सभा के लिए 10 लाख के ऊपर एक व्यक्ति का निर्धारित किया गया। अब साहब पूछ लिया जाता है कई बार कि संविधान सभा के चुनाव कौन से महीने में हुए, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के जो चुनाव हुए हैं वो हुए हैं आपके जुलाई के अंदर, जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त जो महीना है 1946 का, जुलाई और अगस्त का जो महीना है 1946 का, इसमें संविधान सभा के चुनाव हुए। अब साहब जब चुनाव करवाए जाएंगे तो उसका परिणाम भी आएगा, तो चुनाव करवाएंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण सवाल आता है कि जब चुनाव होते हैं तो कौन कौन किस तरीके से सीट प्राप्त करता है। बोर्ड काफ़ी भरा हुआ है मैंने, तो यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, मैं अलग से लिख रहा हूँ, आप यहाँ समझने की कोशिश करिएगा चुनाव कैसे हुए। तो 1946 में जब चुनाव हुए तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो निकल के आई वो निकल के आई कांग्रेस। कांग्रेस को जो सीटें प्राप्त हुई वो 208 सीटें प्राप्त हुई। ध्यान रखिएगा, कई किताबों में 207 लिखा हुआ है, अभी मैं आप लोगों के सामने एक फिगर रख दूंगा जिससे पता चल जाएगा। 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई, तो सबसे बड़ी पार्टी बन के ये आई। दूसरी पार्टी जो थी वो मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग के जो सदस्य जीत के आए वो 73 सदस्य जीत के आए थे, और बाकी जो है उनको हम लोग अदर्स के अंदर काउंट करते हैं। वैसे अदर्स की संख्या यहाँ पर 15 है, लेकिन अदर्स एक्चुअल में 15 नहीं थे, अदर्स एक्चुअल में 8 ही सदस्य जीत के आए थे, क्योंकि उस टाइम पर छोटी छोटी पार्टियां भी थी, जैसे कृषक प्रजा पार्टी थी और सिख पार्टी थी, छोटी छोटी पार्टियां थी, उनको एक एक सीट ही मिली थी। तो इस तरीके से अदर्स के बारे में लेकिन फिर भी मान लिया जाता है कि 15 जो है अदर्स है। अब आप इसको काउंट करके देख लीजिए, पूरा काउंट करके देखो, 5 दिन 8 8 8 16 का 6, एक हासिल हो गया 7 और 5 10 12, और ये आप लोगों का 9 हो जाएगा ना, 96 9 7 और 8, ये 296 बन गया आप लोगों का, 7 8 और 1 9, तो ये 296। ये 5 3 8 8 8 16 हो गया, 6 हो गया, 7 और 1 8 और 1 वहां से 9 बन गया, और ये 2, तो 296 जो सदस्य हैं आपके, वो 296 सदस्य ही निर्वाचित होकर आए थे। तो कहने का मतलब कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, 208 सीटें मिली। अब सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली तो जाहिर सी बात है जो पार्टी जीतेगी उसी की सरकार बनेगी। तो कांग्रेस ने अपना सरकार बनाने का प्रस्ताव अब अंग्रेजों के सामने, अंग्रेज गवर्नर जनरल जो थे उस टाइम पर, तात्कालिक जो गवर्नर जनरल वो थे उस टाइम पर माउंटबेटन जी, तो खैर नहीं है, लॉर्ड रॉय थे उस टाइम तक, लेकिन माउंटबेटन 1947 में जब भारत को आजाद कराने की बात करते हैं तो 18 जुलाई 1947 को तो अपना स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जाता है, उस टाइम पर उन्हीं के द्वारा किया जाता है। उसमें बात कही जाती है 18 जुलाई 1947 को जो अधिनियम आया उसके अंदर घोषणा की गई थी माउंटबेटन के द्वारा कि हम 15 अगस्त को भारत को आजाद कर देंगे। और लेकिन खैर वो बातें बाद में करते हैं हम। 296 सदस्य इस तरीके से निर्वाचित हो गए। अब देखिए साहब, यहाँ क्या है, जो जीत जाता है वो तो सरकार बनाएगा ऑफकोर्स। तो सरकार बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने, यहाँ
लिखूंगा, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट उतार लेना, बाद में पेन और कॉपी जरूर आपके पास होनी चाहिए। पेन कॉपी से आप जो जो चीज़ें मैं बोलता जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो जैसे ही कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई तो कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन इससे पहले मुस्लिम लीग की कमजोर स्थिति हो गई, तो मुस्लिम लीग ने सार्वजनिक चुनाव को स्वीकार नहीं किया और इसका विरोध किया। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिम लीग ने इन चुनाव का विरोध किया और विरोध स्वरूप उन्होंने 16 अगस्त 1946 को, ध्यान दीजिएगा, 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त और 1946 को विरोध स्वरूप प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। प्रत्यक्ष और कार्रवाई और दिवस, ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस उनके द्वारा मनाया गया, 16 अगस्त को मनाया गया। क्यों? क्योंकि स्थिति कमजोर हो गई साहब मुस्लिम लीग की, क्योंकि कांग्रेस को 208 सीटें मिल गई और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। तो मुस्लिम लीग ने अपनी कमजोर स्थिति के कारण कहा कि हम इन चुनाव को नहीं स्वीकार करते हैं और इनका विरोध करते हैं। तो इसके कारण उन्होंने मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और 16 अगस्त को 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। लेकिन खैर वो अपना विरोध दर्ज करते रहे। जवाहरलाल नेहरू ने अपना काम करना था, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जीत के आ चुकी थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने बिना देर किए 24 अगस्त को, बिना देर किए उन्होंने 24 जो अगस्त है, 24 अगस्त और 1946 को अंतरिम जो सरकार है, जो उनकी अंतरिम सरकार है, इस अंतरिम सरकार का क्या कर दिया दोस्तों? गठन कर दिया। इस अंतरिम सरकार का उन्होंने गठन कर दिया। तो पूछ लिया जाता है कई बार कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ वो ध्यान रखिएगा, अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को हुआ और उसके कुछ दिनों बाद में, मतलब नेहरू जी को पता था कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए जल्द से जल्द कार्रवाई करके अंतरिम सरकार का गठन करके संविधान सभा की बैठक स्टार्ट कर दी थी उनको। तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया और उसके जस्ट बाद, मैं ये थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए ये अब कोई काम का है नहीं, क्योंकि इसकी सूचना मैंने आप लोगों को दे दी है। तो जैसे ही हम लोग इसका गठन करते हैं तो 2 सितंबर को, देखिए 24 अगस्त है, 24 अगस्त के बाद में 2 सितंबर, 24 अगस्त के बाद में जो 2 सितंबर आता है, उस 2 सितंबर 1946 को सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होता है। शपथ ग्रहण समारोह कहते हैं जवाहरलाल नेहरू। यहाँ मैं एक और तिथि बता देता हूँ आपको, बहुत कम किताबों में देखने को मिलता है। जवाहरलाल नेहरू को हमारे देश के अंदर विदेश नीति का निर्माता माना जाता है। तो विदेश नीति के मामले में जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। तो यहाँ इस बात का भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि 2 सितंबर 1946 को जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने 7 सितंबर को, ध्यान रखिएगा, 7 सितंबर 1946 को भारत की विदेश नीति का निर्माण किया। विदेश नीति, जो विदेश नीति नेहरू जी ने बनाई वो सबसे पहले 7 सितंबर 1946 को ही बनाई थी। तो इस प्रकार से संविधान सभा के चुनाव संपन्न होते हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जीत के आती है और मुस्लिम लीग उसका विरोध करता है, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन करके और 2 सितंबर 1946 को शपथ ग्रहण समारोह करके और 7 तारीख को विदेश नीति का निर्माण करके संविधान सभा के बारे में कंप्लीट प्रोसेस पूरा हो जाता है और चुनाव संपन्न हो जाते हैं। अब साहब जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे तो संविधान सभा की बैठक शुरू करेंगे हम लोग, क्योंकि चुनाव तो हम लोगों ने करवा लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे संविधान की बैठक को शुरू करते हैं। ये एक पड़ाव था संविधान सभा को समझने का। पहला पड़ाव जो था वो किस किस प्रकार से हम लोगों ने मांगे रखी और कौन कौन व्यक्ति आए उसका मैंने उल्लेख लास्ट वीडियो में किया है। उसके बाद में जब हम लोगों ने मांग रखने के बाद में चुनाव करवाए तो चुनाव का ब्यौरा कुछ इस तरीके से आता है, 296 सीटों का। अच्छा, यहाँ एक बात तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत रेयर आपको मिलेगी, बहुत कम किताबों में मिलेगी, महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है और इस डायग्राम में आप देखोगे सामान्य लिखा हुआ है, सिख लिखा हुआ है, मुस्लिम लिखा हुआ है। ये क्या है? तो ये एक्चुअली इन चुनाव से रिलेटेड बात है, जो जुलाई अगस्त में चुनाव हो रहे हैं उन्हीं से संबंधित बात है। ऐसा था कि जब शुरुआत में अंग्रेजों ने कहा कि संविधान सभा का चुनाव होना चाहिए, तो संविधान सभा के चुनाव के लिए
अंग्रेजों ने, क्योंकि आप जानते हैं 1919 का जो अधिनियम था उसके अंदर सांप्रदायिक आधार के ऊपर भारत का विभाजन कर दिया गया था। और इस प्रकार से मार्टिन मिंटो और चार्ल्स फोर्ड के बारे में आप लोग जानते हो, सुना होगा उनके बारे में। तो वो बात यहाँ आके इन चुनाव में भी एप्लीकेबल होती है। एक्चुअली जो संविधान सभा के चुनाव करवाए गए थे वो सांप्रदायिक प्रणाली के आधार के ऊपर करवाए गए थे। सांप्रदायिक प्रणाली का मतलब क्या होता है? धर्म के आधार के ऊपर बंटवारा करके लोगों को चुनाव लड़वाया गया। तो संविधान सभा का जब चुनाव हुआ था तो इसमें कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोग इसमें हिस्सा लेंगे और इस प्रकार से कुछ सीटें निर्धारित की गई। क्या कहा गया? अंग्रेजों की शुरू से लिखी हुई है वोट डालो शासन करो, तो लास्ट में उनके मस्तिष्क में ये था कि किसी भी प्रकार से भारतीयों को एकजुट नहीं रहना चाहिए, किसी भी प्रकार से उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग अपन लोग ला दें, वो कंफ्यूज हो जाए, आपस में लड़े। तो एक बीच के रूप में उनके ऊपर एक बात डाली, वो क्या थी कि उन्होंने कहा कि सामान्य सीट से उम्मीदवार लड़ेंगे, सिख जगह से उम्मीदवार लड़ेंगे, मुस्लिम भी उम्मीदवार लड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों कि जिस सीट से मुसलमान चुनाव लड़ेगा वहां वो एरिया ऐसा होना चाहिए कि वहां से मुस्लिम कैंडिडेट ही तो खड़ा होगा और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र के लोग ही उनको वोट डालेंगे। मतलब कहने का कि अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसको वोट भी मुस्लिम ही डालेंगे। इसी प्रकार से सिख जहां से खड़े होंगे तो सिख लोग ही उनको वोट डालेंगे और एक कैटेगरी बनाई सामान्य, इसके अंदर खड़े होने की परमिशन सबको दी। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साहब सामान्य से कितने व्यक्ति चुनाव लड़े, सिख कितने थे और मुस्लिम कितने थे? क्योंकि ये सीटों का जो आंकड़ा आया है 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, 73 मुस्लिम लीग ने, 15-10 में, तो इसमें पूछ लेते हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बताया था आपको 296 लोगों का चुनाव हुआ था, तो देखिएगा ये आंकड़ा फिक्स आएगा। आपसे पूछ ले सामान्य से कितने उम्मीदवार थे, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको अगर कहीं नहीं नजर आती है। तो 213 सदस्य तो सामान्य से खड़े हुए थे चुनाव लड़ने के लिए। इसमें 213 लोगों ने चुनाव के अंदर हिस्सा, मतलब जीत के रूप में आए थे सामान्य से। और 79 मुस्लिम थे जो जीत के आए थे और 4 जो थे वो सिख थे। तो आप इस संख्या को अगर जोड़ेंगे तो आपको नजर आएगा, देखिए सामान्य से 213 उम्मीदवार, सिख 4 थे, मुस्लिम जो उम्मीदवार थे वो 79 थे। तो 4 में 3 जोड़ दिया 7, 7 में 9 जोड़ दिया 16, 16 का 6 हो गया, एक हासिल बचेगी तो 7 और 1 8, 8 और 1 हासिल 9 और ये 2। तो इस प्रकार से 296 सदस्य, मैंने बताया आप लोगों को 296 सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों ये एक जानकारी है, आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कितने उम्मीदवारों का चुनाव कहाँ से हुआ था और कितने धर्म के आधार पर लोग जीते थे, तो ये आंकड़ा है आप लोगों का। इस तरीके से सांप्रदायिक आधार पर चुनाव हुए थे। चलो ये तो हुई चुनावों की बात। अब सरकार बन गई साहब, सरकार बन गई तो अब हम लोग संविधान का निर्माण प्रारंभ करेंगे। संविधान का निर्माण प्रारंभ करने के लिए हम लोगों ने संविधान की बैठक करी। बैठक तो करनी पड़ेगी ना, कोई भी काम हो तो बैठक तो करनी पड़ेगी। तो बैठक करने के लिए जो आते हैं वो पूछ लिया जाता है संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब हुई। ये बड़े जनरल सवाल हैं, आप लोग अक्सर इनको पढ़ते रहते हैं, काफी बार आपने देखा भी होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनका निरंतर दौर बना रहता है। तो पूछ लिया जाता है कि पहली बैठक कब हुई। तो पहली बैठक जो हुई है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। हमारे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अब हम लोग बड़े एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे कि आज हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया और हमारे देश का, हमारे अधिकारों का, हमारे स्वयं का एक ऐसा आदर्श स्वरूप तैयार हो रहा है जिसमें हम लोग खुशहाली पूर्वक अपने जीवन को किस प्रकार से साकार रूप दे पाएंगे। तो उसके लिए बड़े एक्साइटेड हैं। अब इस एक्साइटमेंट में बोल गए हम लोग कि अध्यक्ष इसको बनाए, तो गड़बड़ हो गई है। तो हम लोग जाकर बैठ तो गए पहली बैठक में, लेकिन हमारा अध्यक्ष हमारे पास नहीं था। अब अध्यक्ष के बिना कार्रवाई कैसे हो साहब सदन की? तो नजर दौड़ाई वहां पर कि क्या करें। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक बड़ा सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है, कहीं दुनिया में और नहीं मिलता, कि हम हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो नागरिक हैं उनका बड़ा सम्मान करते हैं। तो सबने विचार किया कि यार अध्यक्षता कैसे की जाए। तो कहते हैं कि
आचार्य जे.बी. कृपलानी ने जब नजर दौड़ाई चारों तरफ संविधान सभा में, तो उनकी नजर गई एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर जो उस वक्त संविधान सभा के अंदर मौजूद थे और सबसे उम्रदराज व्यक्ति के रूप में। उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आचार्य जे.बी. कृपलानी ने उनसे आग्रह किया, सच्चिदानंद सिन्हा से कि महोदय, निवेदन है, आज हम लोगों का एक बहुत बड़ा दिन है और हम लोगों से गलती हुई है, जाने में हम लोग अध्यक्ष नहीं कर पाए, तो आप हमारे बुजुर्ग हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आज की कार्रवाई के रूप में आप अध्यक्ष के तौर पर। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, मेरे बस की बात नहीं, मैं बुजुर्ग आदमी, मेरे से इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाई जाएगी। लेकिन आचार्य जे.बी. कृपलानी ने जब उनसे आग्रह किया कि आप सबसे बुजुर्ग हैं और हमें आशीर्वाद दें, तो आप आज के दौर के ऊपर, सिर्फ आज के दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, आचार्य जे.बी. कृपलानी के कहने पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष पद को स्वीकार किया और 9 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी, ध्यान रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इस तरीके से हमारे संविधान सभा का मंगलमय दिन प्रारंभ हुआ। ठीक है साहब, पहला पड़ाव हम लोगों ने इस तरीके से पार किया। फिर नेक्स्ट में बहुत कम जगह ये बात भी देखने को मिलती है, लोग अक्सर 9 तारीख के बाद में 11 तारीख को आ जाते हैं, लेकिन बीच में ध्यान रखिएगा 10 तारीख को हम लोगों ने 10 दिसंबर 1946 को एक समिति बनाई और उस समिति का नाम था प्रक्रिया नियमन समिति। आपको बहुत बार अच्छी किताबों में आप देखोगे तो उसमें मिलेगी आपको प्रक्रिया नियमन समिति। तो प्रक्रिया नियमन समिति जी जो बनाई वो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे बाद में स्थायी अध्यक्ष बने, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब इनको इसका उल्लेख बहुत कम मिलता है दोस्तों, प्रक्रिया नियमन समिति का, जो कि 10 दिसंबर 1946 को बनाई गई थी। ये क्यों बनी? तो इसका कारण ये है कि पहले दिन हम लोगों ने जाने अनजाने में गलती कर दी, एक्साइटमेंट में गलती कर दी कि पहुंच गए डायरेक्ट और स्थायी अध्यक्ष बनाया नहीं। तो फिर इन लोगों ने, जो बुद्धिजीवी नेता थे, उन लोगों ने विचार किया कि देखो भाई, बार बार गलती होने की गुंजाइश हमारे में नहीं बची है और हम लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से काम करना पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने प्लानिंग करी। तो आगे काम सुचारू रूप से, सही ढंग से, बिना कोई गलती किए कैसे हो, उसके लिए प्रक्रिया का गठन करिए। तो इसीलिए उन लोगों ने सबने मिलकर सुझाव दिया कि एक प्रक्रिया स्थापित करें नियमों की और उसको एक समिति का रूप दें और उसके आधार के ऊपर फिर आगे की कार्रवाई करें। तो प्रक्रिया नियमन समिति का गठन राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में हुआ। उसके जस्ट अगले दिन हम लोगों ने फिर से संविधान सभा की बैठक करी और ये डेट आती है 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर 1946 को अब हम लोगों ने स्थायी अध्यक्ष बनाया और हमारा स्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। डेट याद रखिएगा, कब बनते हैं? तो 11 दिसंबर 1946 को बनते हैं। क्या बनते हैं? स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं 9 दिसंबर को बनते हैं। उसके उपरांत 13 दिसंबर 1946 महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनके बारे में मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को ये क्या है? ये बहुत ही शानदार ऐसा मैं कहूँ एक प्रस्ताव है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हमारे संविधान में रखा गया और इसकी वजह से हम लोग आज उस मुकाम पर पहुंच पाए जिसकी जवाहरलाल नेहरू ने कल्पना करी थी। वो क्या है? हमारे देश की प्रस्तावना। तो हमारे देश की प्रस्तावना से भी एक अच्छा मैटर हम लोग बनाएंगे। आगे जब वीडियो करेंगे तो प्रस्तावना के बारे में काफ़ी कुछ लोगों के अंदर जिज्ञासा रहती है। सर्वोच्च न्यायालय के काफ़ी केस हुए हैं प्रस्तावना को लेके, तो उसकी चर्चा भी हम लोग कुछ दिनों बाद में करेंगे। फिलहाल जो है वो 13 दिसंबर 1946 को चाचा जी मतलब जवाहरलाल नेहरू सदन में जब आते हैं तो एक प्रस्ताव लेके आते हैं जिसका नाम है उद्देश्य प्रस्ताव। जब ये उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी संविधान सभा में लेके आते हैं तो लोगों ने पूछा, चाचा जी ये क्या है? तो चाचा जी ने कहा, सदन में चलिए मैं बताता हूँ ये क्या है। और जब सदन में सभी साथी, उनके सदस्य जब एकत्रित हुए तो वहां पर नेहरू जी ने कहा कि प्रस्ताव मेरा ये है, थोड़ा सा सुनिएगा इस बात को। इस प्रस्ताव में एक्चुअली क्या था? इस प्रस्ताव में ऐसी वो तमाम बातें थी जो भारत के नागरिकों को
भारतीय युवाओं को, भारतीय बुजुर्गों को, भारतीय महिलाओं को, भारतीय बच्चों को एक कल्याणकारी, समाजवादी कल्याणकारी राज्य जो है वो किस प्रकार से स्थापित हो और किस प्रकार से लोग अपने अधिकारों के आधार के ऊपर हर प्रकार का वो कार्य कर सके जो उनके न्यूनतम जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो उस प्रस्ताव में नेहरू जी ने कहा कि भाई मेरा प्रस्ताव ये है कि ये जो संविधान सभा आज यहाँ इकट्ठी हुई है और जिस संविधान का ये निर्माण करने जा रही है और भविष्य में जब वो संविधान सभा उस संविधान का निर्माण करेगी तो वो जो संविधान बनेगा उस संविधान की प्रस्तावना जो बने वो मेरा ये उद्देश्य प्रस्ताव है। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, नेहरू जी ने कहा कि ये संविधान सभा भविष्य में जिस संविधान का निर्माण करने जा रही है और भविष्य में जो संविधान बने उस संविधान की प्रस्तावना, ये उद्देश्य प्रस्ताव बने। इसीलिए मेरे दोस्तों आप लोगों को मालूम है प्रस्तावना को प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है। इस प्रस्तावना के उद्देश्य प्रस्ताव के कारण ही हमारे देश की प्रस्तावना को जगह थोड़ी सी कम है मेरे पास, तो हमारे देश की प्रस्तावना को यहाँ लिख देता हूँ। हमारे देश की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह उद्देशिका लिखा रहता है, तो ये उद्देशिका जो है ये हमारे देश की क्या है, प्रस्तावना है। तो इस प्रकार से उद्देशिका को देश की प्रस्तावना भी कहा जाता है, ये इसी कारण हो पाया। अब 13 दिसंबर 1946 को जब नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, सिर्फ रखा गया था, जब रखा गया तो कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो ये तो है नहीं कि हाथों हाथ उसके ऊपर हम लोग जवाब दे दें। कोई भी कानून वगैरह बनता है तो उसके लिए निश्चित नियमावली होती है, एक प्रक्रिया होती है, उस तरीके से उसको गुजरना पड़ता है। तो इसमें भी सभी सदस्यों ने बैठ के एकत्रित होकर विचार विमर्श किया कि ये प्रस्ताव वास्तविक रूप से देश के लिए लाभकारी है या नहीं है। तो कुछ दिनों बाद में देखिए साल बदलेगा, 1946 की जगह 1947 होगा और दिसंबर की जगह जनवरी आएगा। तो 22 जनवरी, याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है कि उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया था वो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। और पूछ ले कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने स्वीकार कब किया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने स्वीकार जो किया वो 22 जनवरी 1947 को किया गया। तो इस प्रकार से हमारे संविधान सभा की मीटिंग शुरू होती है और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 2-3 बातें और हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उनके बारे में भी अगर अपन जिक्र कर लें तो ठीक ही है कि वो क्या थी, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहीं पर ही वो बात हो जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादा ठीक रहेगा। वो क्या है, देखिए कई बार वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे पूछ लिया जाए कि साहब संविधान की कुल कितनी बैठकें हुई, तो ये तो बड़ा नॉर्मल सा सवाल, सबको पता है कि संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। लेकिन संविधान की बैठकें कितनी हुई, तो संविधान की जो टोटल बैठकें हुई हैं, जो संविधान की टोटल बैठक हुई है वो 167 बैठकें हुई है। हमारे संविधान के लिए जो बैठक हुई है वो 167 बैठकें हुई है। पूछ लिया जाए इसके ऊपर खर्चा कितना लगा, कितना पैसा है खर्चा लगा, तो 64 लाख रुपए, 64 लाख रुपए का लगभग खर्चा आया। और एग्जैक्ट फिगर अगर बताएं तो किताबों का जो संदर्भ मिलता है उसमें 63,96,729 रुपए ये हमारे खर्च हुए थे संविधान के निर्माण में। तो इस प्रकार से संविधान सभा की जो बैठकें होती हैं 167 होती हैं और खर्चा 64 लाख के रूप में 63,96,729 रुपए खर्च किए गए थे। इस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण हम लोगों ने किया। अब देखिए संविधान तैयार तो नहीं हुआ, अब संविधान के लिए अलग पड़ाव पे चलते हैं कि संविधान के ऐसे वो कौन से लोग थे जिन्होंने संविधान को तैयार किया। तो 2 महत्वपूर्ण नाम हैं जिनके बारे में हमें यहाँ चर्चा करनी बहुत ही जरूरी है और लाजमी है उनकी चर्चा करना। उनके बिना तो संविधान का निर्माण संभव ही नहीं हो सकता था। तो कौन है वो 2 महान लोग जिनके कारण इस संविधान को इतने सुंदर, पूरी दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे बड़े संविधान का निर्माण किया गया। तो चर्चा करते हैं उनकी। सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आप लोगों को
कुछ ज़्यादा ही इसको फिलअप कर दिया, तो मैं यहाँ थोड़ा सा अलग से करता हूँ उनकी चर्चा। एक व्यक्ति का नाम आप लोगों ने सुना होगा जिनका नाम है B.N. राव। B.N. राव, इनका पूरा नाम है वेनेगल नरसिम्हन राव। ये कौन थे? ये बड़े महान व्यक्ति थे। इन्होंने किया क्या? इन्होंने वो काम किया जो संविधान सभा का कोई सदस्य नहीं कर पाया। यहाँ मैंने नाम लिया संविधान सभा का सदस्य नहीं कर पाया, ऐसा मैंने क्यों कहा? तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये कि B.N. राव साहब संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगर पूछ लिया जाए कि क्या B.N. राव साहब संविधान सभा के सदस्य थे, तो नहीं, B.N. राव साहब संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। फिर बिना सदस्य हुए इन्होंने ऐसा क्या किया? तो देखिए, करते हैं इनकी चर्चा। B.N. राव साहब ये हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। B.N. राव साहब हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार के रूप में इन्होंने क्या किया? तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में देखिए, संवैधानिक मतलब संविधान और सलाहकार मतलब सलाह देने वाले। तो इन्होंने किया क्या? जो एक समिति हमारी बनाई थी जिसने संविधान का निर्माण किया, उसका नाम है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो तो थे भीमराव अम्बेडकर, लेकिन प्रारूप जो संविधान का तैयार किया, सिर्फ प्रारूप की बात कर रहा हूं मैं, जो संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया वो B.N. राव साहब ने किया, संवैधानिक सलाहकार के तौर के ऊपर। कहा जाता है इन्होंने बहुत प्रयास किया और क्या लगभग 60 देशों के संविधानों का इन्होंने अध्ययन किया। 60 देशों के संविधानों का इन्होंने अध्ययन किया और उन देशों में जो महत्वपूर्ण बातें हमारे भारत के दृष्टिकोण से इनको उपयोगी लगी, उन बातों को ये वहां से उठा के लाए और हमारे देश के लिए वो किस प्रकार से उपयोगिता के रूप में सिद्ध हो, उसके लिए इन्होंने उनको इकट्ठा किया। तो B.N. राव साहब का योगदान हमें नहीं भूलना चाहिए। B.N. राव साहब नहीं होते तो हमारा आज संविधान के अंदर इतनी सुंदर तरीके से जो अधिकार और कर्तव्य और दायित्व बनाए गए हैं, और चाहे वो निर्वाचन प्रणाली के रूप में हो, चाहे वो हमारे क्या बताऊं मैं आपको, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो, चाहे हमारे मूल अधिकार हो, चाहे हमारे सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था हो, चाहे हमारे आपको इसके अलावा कुछ बातें राष्ट्रपति के बारे में हो, उपराष्ट्रपति के बारे में हो, संसद के बारे में हो, तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं जो ग्रहण करी गई है हमारे सुंदर संविधान के अंदर, उनका जो प्रारूप तैयार किया वो B.N. राव साहब ने किया। यहाँ B.N. राव साहब का एक बार मैं और नाम लेना चाहूँगा क्योंकि इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या? B.N. राव साहब हमारे देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं। B.N. राव साहब हमारे देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी भारत का नाम इन्होंने बहुत चमकाया है। किस रूप में चमकाया है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर भारत की ओर से जो प्रथम पहले न्यायाधीश रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पहले न्यायाधीश जो बने हैं भारत की ओर से, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर भारत की ओर से जो पहले न्यायाधीश बने हैं, वो न्यायाधीश बनने का श्रेय हमारे संवैधानिक सलाहकार B.N. राव साहब हो जाता है। तो देखिए कितने महान व्यक्ति थे। B.N. राव साहब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से पहले व्यक्ति हैं जो न्यायाधीश के तौर के ऊपर चुने गए थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक और सवाल यहाँ बन जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कई बार सवाल आ जाता है, तो यहाँ उसकी बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य कितने होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 सदस्य होते हैं। और इसको करंट के संदर्भ में भी अगर मैं जोड़ दूं उसी वक्त, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर है और प्रतियोगी परीक्षाओं में न जाने कहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भारत की तरफ से कौन है, तो ध्यान रखिएगा दलबीर सिंह भंडारी। दलबीर सिंह भंडारी, जी हाँ, दलबीर सिंह भंडारी। दलबीर सिंह भंडारी जो है वो वर्तमान में हमारे भारत के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। तो ये करंट के रूप में आपके काम आएगा। और एक और बात बताऊं, दलबीर सिंह भंडारी जी के लिए भी भारत के ये पहले व्यक्ति हैं जो लगातार दूसरी बार, भारत के पहले व्यक्ति जो लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के तौर
चुने गए हैं और वर्तमान में यही है, पिछली बार भी यही थी। 9 साल का कार्यकाल कर चुके हैं और दूसरा इनका कार्यकाल चल रहा है। तो ये कुछ बातें अलग से हुई BN राव साहब के बारे में। BN राव साहब संवैधानिक सलाहकार के तौर के ऊपर काम करते, संविधान सभा के सदस्य नहीं होते। करते क्या है ये हमारे संविधान के लिए? तो देखिए, अब दूसरी तरफ हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक समिति का नाम लिखा है मैंने यहाँ पर, जिसका नाम है प्रारूप समिति। अभी मैंने प्रारूप तैयार करने के लिए बोला था कि BN राव साहब ने प्रारूप तैयार किया, लेकिन एक समिति बनी थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को क्या कहते हैं? ड्राफ्ट कमेटी। इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था। अच्छा, साथ में इनको पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं। कई बार नाम आ जाता है पांडुलेखन किससे संबंधित है, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पांडुलेखन क्या है। तो पांडुलेखन समिति में ही ड्राफ्ट कमेटी को कहते हैं और ड्राफ्ट कमेटी को प्रारूप समिति कहते हैं। पूछ लिया जाता है इसके कितने सदस्य थे, तो इसके टोटल मिला के 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। 7 किस प्रकार से? एक तो थे इसके अध्यक्ष। तो अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? तो अध्यक्ष के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। जो अध्यक्ष हैं हमारे प्रारूप समिति के, वो अध्यक्ष जो है वो BR अम्बेडकर है। तो एक तो अध्यक्ष हो गए, बाकी के हो गए 6 सदस्य। कई बार नाम पूछ लेते हैं इन 6 सदस्यों का, तो मैंने यहाँ लिखा है। एक सदस्य जो है गोपाल स्वामी अयंगर थे, एक कृष्णा स्वामी अय्यर थे, एक सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। तो 4 व्यक्ति तो ये हो गए आप लोगों के, उसमें से अध्यक्ष जो है भीमराव अम्बेडकर, दूसरे गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे कृष्ण स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 2 नाम मैंने थोड़े इधर लिखे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है इनको लेके। और ये क्या है? 3 नाम है ये। पहला नाम है N माधव। N माधव जो है वो प्रारूप समिति के सदस्य होते हैं। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए मूल प्रारूप समिति जो थी उसके सदस्य कौन थे, तो ध्यान रखिएगा मूल प्रारूप समिति के सदस्य N माधव नहीं थे। N माधव तो BL मित्तर के स्थान पर आए। BL मित्तर जो है वो प्रारूप समिति के वास्तविक सदस्य थे पहले, लेकिन इनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था तो इन्होंने इस पद को संभालना उचित नहीं समझा और अपना त्याग पत्र दिया। तो BL मित्तर के स्थान पर N माधव को बनाया गया सदस्य। दूसरे जो हैं वो है TT कृष्णाचार्य। कौन? TT कृष्णाचार्य। यहाँ इस बात का भी मैं जिक्र करूंगा कि TT कृष्णाचार्य राजस्थान की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो TT कृष्णाचार्य जो बनाए गए वो DP खेतान के स्थान पर बनाए गए। DP खेतान जो प्रारूप समिति के मूल सदस्य थे, इनकी बीच में ही मृत्यु हो जाती है, इनका देहांत हो जाता है। तो इनकी वजह से, देहांत होने की वजह से इनकी सीट खाली हो जाती है और इसकी जगह TT कृष्णाचार्य को प्रारूप समिति का नया सदस्य बनाया जाता है। एक नाम जो आप लोगों को और दिखाई दे रहा है वो KM मुंशी। KM मुंशी का पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। कौन थे ये? इनके बारे में अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है इनके बारे में। तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ये एकमात्र ऐसे सदस्य थे प्रारूप समिति के जो कांग्रेस की पार्टी से ताल्लुक रखते थे। ध्यान रखिएगा भीमराव अम्बेडकर साहब कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, कांग्रेस पार्टी से इन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा। भीमराव अम्बेडकर के बारे में एक और बात बताऊंगा, पहले एक बार इसको पूरा करता हूँ। तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, KM मुंशी कांग्रेस के एकमात्र सदस्य थे। पूछ लिया जाता है प्रारूप समिति में कांग्रेस के कितने सदस्य थे, तो केवल एक। वो कौन थे? KM मुंशी। यहाँ एक बात और बोलूंगा KM मुंशी के लिए, KM मुंशी साहब संविधान सभा के सचिव भी रहे हैं। मैंने यहाँ एक जगह छोड़ी है कि KM मुंशी साहब संविधान सभा के क्या रहे हैं? सचिव। तो KM मुंशी संविधान सभा के सचिव भी रहे हैं। आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो KM मुंशी साहब जो है वो संविधान सभा के सचिव के तौर के ऊपर भी जाने जाते हैं। इसके बारे में आगे थोड़ी सी और चर्चा करें हम लोग। मैं थोड़ा सा इसे फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर किसी साथी ने इसे नहीं लिखा तो एक बार पीछे रिमाइंड करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि थोड़ी आसानी रहे मुझे बताने में भी और कुछ और जानकारी हम लोग ले सकें जो हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी हो। तो आगे अपन चलते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस बारे में कि साहब KM मुंशी साहब जो है वो प्रारूप समिति के सदस्य रहते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा बताने में आसानी रहेगी। जो BN राव साहब 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके इतनी मेहनत करते हैं, तो वो जो महत्वपूर्ण बातें इकट्ठी करते हैं, संचित करते हैं, उसका करते क्या है वो? तो वो जो BN राव साहब सारी बातें इकट्ठी करते हैं
उसको प्रारूप समिति को उसको प्रारूप समिति जो हम लोगों ने बनाई थी, इस प्रारूप समिति को वो सारी की सारी बातें भीमराव अंबेडकर साहब शिफ्ट करते हैं। बी एन राव साहब सारी की सारी बातें प्रारूप समिति को भेजते हैं। जो 60 देशों के संविधान को अध्ययन करके महत्वपूर्ण बातें उन्होंने निकाली, वो सारी बातें वो प्रारूप समिति को भेजते हैं। और प्रारूप समिति के जो हेड हैं बी आर अम्बेडकर, जो प्रारूप समिति के हेड हैं बी आर अम्बेडकर, उस बाकी के सदस्यों में उनको बांट देते हैं और वो उसके ऊपर अपना कार्य शुरू कर देते हैं, अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया के दौरान एक बहुत लंबी प्रक्रिया से हम लोग गुजरते हुए इस संविधान का निर्माण कर पाए। पूछ लिया जाता है कि जो प्रारूप समिति है उसने कितने दिन काम किया, तो देखिए यहाँ इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो प्रारूप समिति है इसकी 141 बैठकें हुई थी। ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति की कितनी बैठकें हुई हैं? 141 बैठकें। और यहाँ पर मैंने चर्चा की थी संविधान की कितनी बैठकें होती हैं? 167 बैठक होती है। 167 बैठक के बारे में और भी मैं बात बता दूं, इसकी 114 दिन चर्चा भी होती है। संविधान का निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा के द्वारा चर्चा की जाती है वो 114 दिन चर्चा की जाती है और इसकी बैठकें होती हैं वो 167 होती है। और प्रारूप समिति की जो बैठक होती है वो 141 बैठकें होती है। इस प्रकार से बी एन राव साहब के द्वारा, जो संवैधानिक सलाहकार थे, उनके द्वारा जो बातें इकट्ठी की गई वो प्रारूप समिति को भेजी गई और प्रारूप समिति ने उसे सिस्टमेटिक तरीके से लिखने का कार्य प्रारंभ किया। इस प्रकार से हमारा संविधान जो है वो बन के तैयार होता है। और ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने इस प्रकार से काम किया इस प्रारूप समिति के रूप में। अच्छा, इसके अलावा कुछ और समितियां, ऐसे तो छोटी मोटी बहुत समितियां थी, लेकिन 8 समितियां जो है वो महत्वपूर्ण होती है और उनमें भी कुछ और महत्वपूर्ण समितियां जिनसे सवाल आता है। तो एक तो प्रारूप समिति हो गई अपनी, दूसरी मैंने बताया प्रक्रिया नियमन समिति, जो शुरुआत के अंदर मैंने बताई थी राजेंद्र प्रसाद जी जिसके अध्यक्ष बनी। उसके अलावा जो समितियां बनी तो वो देखिए, एक है झंडा समिति। ये झंडा समिति के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, ध्वज समिति जिसे कहते हैं। तो ध्वज समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। एक थी हमारी संघ शक्ति समिति, और एक बनी संघ संविधान समिति। दोनों के जो अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा, संघ शक्ति समिति और दूसरी संघ संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो रहे हैं हमारे नेहरू जी, रहे हैं। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शायद यहाँ पे जिक्र किया है मैंने, नहीं किया तो कोई बात नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष होते हैं। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति जो है उसके अध्यक्ष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार पटेल जो है। और मूल अधिकारों के साथ प्रांतीय संविधान समिति, एक समिति और है प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति जो बनती है उसके अध्यक्ष भी जो होते हैं वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। तो इस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूछ लिया जाए तो प्रांतों का देखो एकीकरण जो किया है, भारत के अंदर जो प्रांतों का एकीकरण किया गया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया है। तो उनको प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। साथ में उन्होंने मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए समिति का गठन किया। तो इस प्रकार से हमारी कुछ समितियां हैं जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई संविधान सभा के निर्माण के लिए। इसके अलावा और कुछ बातें जो बचती हैं वो इस प्रकार से है कि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, संविधान के कुल अधिवेशन जो हुए हैं वो 11+1 हुए। यहाँ 11+1 मैं लिख रहा हूँ तो टोटल तो 12 हो गए, लेकिन 11 अधिवेशन मुख्य रूप से जाने जाते हैं। लास्ट का अधिवेशन कौन सा है? तो देखिए, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो होती है वो अंतिम जो बैठक है संविधान सभा की वो होती है 24 जनवरी 1950। तो जब इसे काउंट करते हैं तो ये अंतिम बैठक है। इस प्रकार से 12 होती है, लेकिन वैसे 11 अधिवेशन होते हैं। तो अंतिम अधिवेशन जो होता है, अंतिम बैठक के रूप में अंतिम अधिवेशन होता है वो 24 जनवरी 1950 को होता है।
11 जो अधिवेशन हुए इसमें से पूछ लिया जाता है पहला अधिवेशन कब हुआ। तो पहला अधिवेशन तो देखिए 9 दिसंबर को शुरू हो गया था और 9 दिसंबर से लेके ये 23 दिसंबर तक चला था। जो पहला अधिवेशन है आपका वो 9 दिसंबर से चला था और 23 दिसंबर को चला है पहला अधिवेशन। अंतिम अधिवेशन जो चला, तो अंतिम अधिवेशन जो चला है, सबसे लास्ट का जो अधिवेशन चला है अंतिम, वो अंतिम चला है आपका 14 नवंबर को और 14 नवंबर से ये चला आपके 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं इसको कि 26 नवंबर 1949 इस दिन हमारे संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कर लिया गया। अंगीकृत का मतलब धारण कर लिया गया। भारत के संविधान को बनाने में जितनी मेहनत हम लोगों ने करी, अंतिम रूप से जब वो तैयार हुआ तो उसे धारण करने का काम हम लोगों के द्वारा किया गया। तो संविधान सभा ने उसे अंतिम रूप से जो धारण किया वो 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने हमारे संविधान सभा को अंगीकृत कर लिया, मतलब धारण कर लिया। और इसी दिन दोस्तों 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। बहुत बार किताबों में 15 का उल्लेख भी लिखा हुआ है, लेकिन एक और अनुच्छेद लागू किया गया था 393। इस 393 के अंदर ये कहा गया कि ये 15 अनुच्छेद जो हैं वो आज के दिन से लागू होते हैं। तो इस प्रकार से 16 अनुच्छेद जो हैं वो लागू किए गए थे। ध्यान रखिएगा, इसमें से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो नागरिकता के हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कौन से अनुच्छेद, तो नागरिकता के 5 से लेके 11 अनुच्छेद हैं। तो 5 से लेके 11 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। इनमें एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, पूछ लिया जाता है कई बार, तो आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। तो अनुच्छेद 60 को भी इस दिन लागू कर दिया गया। एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो है 324। कौन सा? 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से, चुनाव आयोग से, क्योंकि चुनाव आयोग को इसलिए लागू करना इसलिए जरूरी था। भारत का साम्राज्य, भारत का इलाका, भारत देश बहुत बड़ा था और भारत देश को आजाद करने के बाद में हमारी संवैधानिक प्रणाली के आधार के ऊपर सरकार बनानी थी। तो देश को जागरूक करने के लिए निर्वाचन विभाग का होना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको इसी दिन लागू कर दिया गया था। और भी थे 366 भी थे, 367 भी थे, 380 भी थे, काफी अनुच्छेद 393 भी थे, लेकिन 16 अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है वो उसी दिन से लागू कर दिए गए थे। तो आपसे पूछ ले 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे? तो 16 अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा, 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। 16 अनुच्छेद से याद आया, 15 अनुच्छेद से याद आया, 15 संख्या से आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा के अंदर कुल 11 महिलाएं थी। बहुत जगह 12 लिखा हुआ है, लेकिन 15 महिलाएं थी, बहुत जगह 12 लिखा हुआ। ध्यान रखिएगा 15 महिलाएं थी संविधान सभा के अंदर, कुल 15 महिलाएं थी। उनमें से एक नाम का मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पर, जिसका नाम है हंसा मेहता। कौन है ये हंसा मेहता? तो इनका नाम लेना मुझे जरूरी लग रहा है। हंसा मेहता वो लेडीज हैं जिन्होंने हमारे भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज इसे पारित किया। कब पारित किया? तो ध्यान रखिएगा, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब पारित किया गया, तो 22 जुलाई और 1947 22 जुलाई 1947 को हंसा मेहता के द्वारा भारतीय तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज जो है उसे, राष्ट्रीय ध्वज को पारित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। हंसा मेहता के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को पारित किया गया था। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज को पारित किया गया। इसके साथ एक और डेट याद रख लीजिएगा, हमारा राष्ट्रीय गीत और हमारा राष्ट्रीय गान, इसको कब पारित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक की गई हम लोगों ने 24 जनवरी 1950 के दिन
राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान इनको पारित किया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों के लिए बन जाता है। इसके अलावा यहाँ कई बार पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के अंदर कुल अधिवेशन जो हुए वो मैंने बताया आपको 11+1 टोटल 12 हुए। कुल महिलाएं जो थी वो 15 थी। वक्ता के रूप में अगर पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के अंदर प्रथम वक्ता कौन थे, तो संविधान सभा के अंदर प्रथम वक्ता मतलब पहली बार बात करने वाले वो कौन थे, तो वो थे हमारे पहले उपराष्ट्रपति। कौन थे? हमारे पहले उपराष्ट्रपति। और हमारे पहले उपराष्ट्रपति का जो नाम है वो है डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन ये हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति, ये संविधान सभा के अंदर बोलने वाले पहले वक्ता थे। तो ध्यान रख लीजिएगा इसका भी। उपाध्यक्ष कौन थे साहब? तो उपाध्यक्ष जो बनाए गए वो 2 बनाए गए। एक तो एच.सी. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, और दूसरे जो बनाए गए वो हमारे टी.टी. कृष्णमाचारी। दूसरे जो उपाध्यक्ष बनाए गए वो टी.टी. कृष्णमाचारी बनाए गए। तो उपाध्यक्ष जो थे एच.सी. मुखर्जी थे और टी.टी. कृष्णमाचारी थे। पहले वक्ता डॉक्टर राधाकृष्णन थे। इस प्रकार से हमारे संविधान के अंदर अंतिम रूप से हम लोगों ने 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक की, और उसके बाद में वो दिन आया जिसका हम लोगों ने बेसब्री से इंतजार किया। वो दिन आया हमारे देश के अंदर हमारे संविधान को लागू करने का। लेकिन उसके लिए तिथि के बारे में विचार किया गया। तो आप जानते हैं हमारे देश के अंदर जो संविधान लागू हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश के अंदर लागू हुआ। लेकिन लागू तो हम लोग 26 नवंबर 1949 को कर सकते थे, अंगीकृत कर लिया था इस दिन हम लोगों ने, तो इस दिन भी कर सकते थे। लेकिन सभी साथियों की, सभी सदस्यों की ऐसी सहमति बनी कि कोई ऐसा ऐतिहासिक महत्व का दिन हमारे सामने आए जिसकी वजह से हम जिंदगी भर ये जो पल हमारे सामने आने वाला है इसको यादगार के रूप में बनाए। तो सब लोगों ने विचार किया कि ऐसी कौन सी तिथि है जिस दिन हम हमारे संविधान को लागू करें संपूर्ण देश में। तो याद आया कि 1929 के अंदर दिसंबर के महीने के अंदर 1929 में दिसंबर के महीने के अंदर लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1929 के अंदर लाहौर मतलब लाहौर अधिवेशन हुआ था। और इस लाहौर अधिवेशन के अंदर जो ये अधिवेशन हुआ ये दिसंबर में हुआ। तो दिसंबर के अंदर लाहौर अधिवेशन में ये निश्चित किया गया, ध्यान रखिएगा दिसंबर का महीना है, यहाँ पर मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ। कोई विद्यार्थी हो सकता है कंफ्यूज आ जाए, उसके दिमाग में जनवरी आ रही है क्योंकि 26 जनवरी को हम लोगों ने गणतंत्र दिवस के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। यहाँ दिसंबर का नाम आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। लाहौर अधिवेशन किया गया 1929 को और वो दिसंबर के महीने में किया गया। और इस दिन ये निर्धारित किया गया कि हम पूर्ण स्वराज्य दिवस की घोषणा करते हैं। और 1930 को 26 जनवरी और 1930 को हम लोगों ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया, पूर्ण स्वराज्य दिवस की घोषणा करी। और इसके रूप में रावी नदी के तट के ऊपर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झंडा फहराया गया। तो ये जो 26 जनवरी 1930 ऐतिहासिक तिथि जो थी हमारे संविधान को लागू करने वाली, उसका ऐतिहासिक महत्व ये था कि उस दिन हमने पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया था। और इसकी घोषणा दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो सभी भाइयों ने मिलकर, सभी नेताओं ने, सभी साथियों ने, सभी हमारे भारत के बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने मिलकर ये निश्चित किया कि हम हमारे संविधान को लागू जो करेंगे वो 26 जनवरी 1950 को करेंगे। इस प्रकार से हमारे देश के अंदर हमारा संविधान जो लागू किया गया वो संविधान 26 जनवरी और 1950 को संपूर्ण देश के अंदर लागू कर दिया गया। इस प्रकार से हमारा